मान लो कि तुम एक इनविंसिबल एम्परर हो जो अपनी जनरेशन को पूरी तरह से डोमिनेट कर रहा है, बिना किसी खास अपॉर्चुनिटीज़ के, बल्कि तुमने अपनी ज़िंदगी में आने वाली सबसे कीमती अपॉर्चुनिटीज़, एलिक सर्च टेक्निक्स, आर्टिफैक्ट्स सारे अपने 8 एम्ब्रेसेस के अंदर डिवाइड किए ताकि वह सब तुम्हारे साथ कीप अप कर सके। पर बात यहीं से बिगड़ने लगती है क्योंकि उसकी इन एम्ब्रेसेस को ऐसा लगने लगता है कि इनका टैलेंट अपने एमसी से भी ज़्यादा है और बस अपने एमसी ने ही इनको होल्ड बैक कर रखा है। और ऐसी कीमती अपॉर्चुनिटीज़ का लालच देके हम सबको अपने झांसे में फंसा के हमारी फ्रीडम को छीन लिया है। इसीलिए आज जब हमारा एमसी अपनी आखिरी ट्रिबुलेशन को पार कर सेजहुड को अचीव करने वाला था, तभी इन आठों ने कुछ ऐसा किया जिससे हमारा एमसी फेल हो जाता है। पर बात यहाँ ख़त्म नहीं होती क्योंकि अपना एमसी और ये 8 की 8 एम्ब्रेस आ चुके हैं हम अपने पास्ट के अंदर, जहाँ अब अपने एमसी ने कसम खाई है कि इस बार वो इन लोगों की कुछ मदद नहीं करने वाला और इनको पता चलेगा कि मेरे बिना इनकी औकात क्या है। वेल कहानी का सार तो मैं तुम लोगों को बता चुका हूँ, तो चलो अब इस कहानी को डिटेल में शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 1 हमें 9 हेवंस के सबसे ऊपर पिनिकल का सीन दिखाया जाता है। चारों तरफ हरियाली और खूबसूरत सीनरी है। एक काफ़ी लग्जरियस सेक्ट के दरवाजे के पास एक बूढ़ा आदमी कहता है कि आज हमारे 9 लाइफ वनरेबल अपने डाउ को साबित कर असेंशन के थ्रू सेजहुड को अचीव करेंगे और 9 हेवंस के अंदर अपनी वेल डेव पोजीशन को अचीव करेंगे। ये हमारे और हमारे लोगों के लिए सच में बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। आज तुम लोग इस मॉन्यूमेंटल फीट को अचीव होता देखोगे। ये तुम्हारा सबसे बड़ा फॉर्च्यून होने वाला है। तो चलो अब हम रिस्पेक्टफुली अपने हेवनली वनरेबल 9 लाइफ को वेलकम करते हैं और चलो ट्रिबुलेशन को शुरू किया जाए। इसके इतना कहते ही दरवाज़ा खुलता है और अपना एमसी अपनी रानियों के साथ बाहर आता है। वेल ऑनेस्टली बोलूँ तो टेस्ट बुरा नहीं है। पीछे से कुछ डिसाइपल्स एमसी का ये टोरा देख के थोड़े से रट कमेंट करने लगते हैं, तो इनके एल्डर्स इन सब का मुंह बंद कराते हुए बताते हैं कि अपना मुंह बंद करो और अपने एल्डर्स की रिस्पेक्ट किया करो, वरना अगर इस बंदे की सटकी तो इसकी ताकत इतनी ज़्यादा है कि यह अकेले के दम पर तुम्हारी पूरी क्लेंस को ख़त्म कर सकता है। पिछले समय में इसने याओ क्लेंस के साथ अकेले बैटल करी और पूरी डीमन डोमस को अकेले के दम पे इनाइलेट करके रख दिया। सामने की तरफ ट्रिबुलेशन शुरू हो चुकी है और हमारी कहानी का मेन कैरेक्टर पूरे कॉन्फिडेंस के साथ इस ट्रिबुलेशन को चैलेंज करते हुए सीधा इसके सेंटर की तरफ ही आगे बढ़ने लगता है। सभी लोग ये देख के हैरान थे और तभी हमें दिखाया जाता है कि ट्रिबुलेशन के अंदर से कोई एल्डर फिगर बाहर आने लगता है। ये देख के हमारा एमसीबी भी हैरान हो जाता है। एक लड़की बताती है कि ये तो हेवनली वनरेबल गूजिंग है जो सदियों से आ रही टॉप रैंक ट्रिबुलेशन है। और एक एल्डर अब भी मानते थे कि हमारे 9 लाइफ वनरेबल इनविंसिबल है। सामने से हमारा एमसी इन वनरेबल से कहता है, क्या हम बैटल शुरू करें? सामने से गोजिंग भी एकदम स्ट्रेट फेस के साथ कहता है, चलो शुरू करो। तो ऐसे ही हमारा एमसी और ये वनरेबल आपस में फाइट करने लगते हैं। इनकी फाइट की वजह से स्पेस भी सेट होने लगता है और चारों तरफ धमाके और लाइट की आवाज़ें गूंजने लगती हैं। पर सामने एमसी के एम्ब्रेसेस के अंदर फिक्र का नामो निशान नहीं है, बल्कि वह तो ये कहती हैं कि हम इस समय का काफ़ी लंबे समय से इंतज़ार कर रहे थे। सामने से वनरेबल गोजिंग दाउ ऑफ टाइम का इस्तेमाल करते हैं। एल्डर बताते हैं कि इस टाइम टेक्निक की वजह से वनरेबल गोजिंग के क्लोन्स मल्टीपल टाइमलाइंस के अंदर ट्रैवल कर हमारे हेवनली वनरेबल को हंट डाउन करेंगे और अगर एक भी टाइमलाइन के अंदर वह एमसी को हंटर डाउन करने में सक्सेसफुल हो गए तो यहाँ एमसी की रियल बॉडी काफ़ी ज़्यादा घायल हो जाएगी। इस मूव को देख के एमसी की एक एम्ब्रेस काफ़ी ज़्यादा एक ईवल स्मेल देती है, पर सामने से अपना एमसी कहता है, हम ये मूव सच में काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, पर मैं आपसे ये माफ़ी मांगना चाहता हूँ क्योंकि हर टाइमलाइन के अंदर मैं एक अनराइवल्ड एक्जिस्टेंस रहा हूँ। पर तभी हमें दिखाते हैं कि हेवनली वनरेबल गोजिंग अपने एमएससी के सारे टाइमलाइंस के अंदर उसे ख़त्म कर चुके थे और वो कहते हैं कि ये क्या, तुम तो अपने ही मुंह से अपनी खाली तारीफें करते जा रहे हो। मैं तो ऑलरेडी हर एक एरा में तुम्हें ख़त्म कर चुका हूँ। मैंने हर टाइम लेंस से तुम्हें पूरी तरह से इनाइलेट कर दिया है। ये सुन के तो अपने एमसी को इस जोर का सदमा लगता है। वो काफ़ी बुरी तरह से घायल होकर ज़मीन पर गिर जाता है। गोजिंग बताते हैं कि तुम्हारी स्ट्रेंथ सच में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, पर अनफॉर्चुनेटली तुम्हारे अंदर यन यांग दाउ डिवावरिंग को ऑलरेडी अपनी जड़ें जमा चुका है। इसी की वजह से मैंने तुम्हें आसानी से हर टाइम में मार दिया। क्या तुमने इसके बारे में सच में कभी नोटिस नहीं किया? यह सुन के अपना एमसी भी कहता है, क्या यंग दाउ डिवावरिंग घुसने मेरे आगे चाल चली है? फिर एकदम से उसको रियलाइज होता है और वह अपनी एम्ब्रेसेस की तरफ देखते हुए कहता है, क्या अब मुझसे यह मत कहना। वो जब सामने देखता है तो सारी की सारी एम्ब्रेसेस एमसी को देख के बहुत जोर जोर से हंसती जा रही थी। हमें बताया जाता है कि यह स्पेसिफिक गुफलेस और इंटेंशिबल होता है। इसे सिर्फ यन यांग यूनियन के द्वारा ही इम्प्लांट किया जा सकता है। सामने वनरेबल गुचिंग के पास टाइम की पावर है, इसलिए उन्हें एमसी के बारे में सब कुछ पता चल जाता है और वह कहते हैं कि इसका रिजल्ट तो साफ है। मैं जानता हूं कि तुम गहरे सेंटीमेंट्स और लॉयल्टी वाले आदमी हो,
बस ये शर्म की बात है कि जिन औरतों को तुमने अपनी पूरी जिंदगी प्यार किया उन्होंने ही अंत में तुम्हारे ही आगे चाल चली। ये सुनकर सामने से एक एम्ब्रेस कहती है, क्या सेंटीमेंट, क्या लॉयल्टी, हम तो बस इसकी पावर की वजह से टेरर होकर रखे हैं। इसने हमें फोर्सफुली पोजेस किया और हमें सदियों से डोमिनेट किया है। दूसरी कहती है, सीनियर ब्रदर, क्या आपको फंग वुक्सी याद है? अगर यहाँ आप ना होते तो मैं अभी उसके साथ अपनी अच्छी ज़िंदगी गुजार रही होती। फिर ये सब अब अपने ही हाथों से एमसी को मारने के लिए अपनी पावर्स को एक्टिवेट करने लगते हैं और सारे फैक्ट्स को उल्टा पुल्टा करते हुए खुद को राइचस और अपने एमसी को ही डेविल बुलाने लगते हैं। ये देख के अपने एमसी की सटक जाती है। वो पूरे गुस्से के अंदर इन लोगों की तरफ देखता है और कहता है, मुझे मारोगे, और वो भी बस तुम चूहे? मैंने तुम्हें इतने अच्छे से ट्रीट किया और मेरे बिना तुम में से कोई एक भी एम्ब्रेस के टाइटल के आसपास भी नहीं पहुंच सकता था। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी इस अच्छाई का रिजल्ट ही ये धोखेबाजी होगी। वो इन एम्ब्रेसेस पे हमला करना ही चाहता था, पर तभी पीछे से वनरेबल गुजिंग उसके ऊपर चिल्लाते हुए अटैक करने लगते हैं, क्योंकि वह उसकी ट्रिपुलेशन है। ऐसे ही वह उसके लिए रुक थोड़ी सकते हैं। ये देख के सभी लोगों को बहुत जोर का सदमा लग रहा था। पर इधर अपना एमसी कहता है, क्योंकि अब जबकि मेरी मौत पक्की है तो अब मैं तुम सबको अपने साथ लेके मरूंगा। ये देख के वो एम्ब्रेसेस घबराने लग जाती है और चिल्लाती है कि वो अपने कल्टीवेशन बेस को ही डेटोनेट कर रहा है। ऐसे तो हम सबको ही ले मरेगा, भागो यहाँ से। पर सामने वाली एम्ब्रेस चिल्लाती है, नहीं, अब तो बहुत देर हो चुकी है। सामने से रूलर ऑफ टाइम वेनरेबल गुजिंग कहते हैं, ये रैचेट डिस्प्ले क्यों फेलो डस्ट? ये लड़ाई तो मुश्किल से सेटिस्फाइंग थी। तुम्हें हराना जब तुम पॉइजन हो रखे हो, ये तो बिना ऑनर की जीत है। तो अब मुझे तुम्हें एक और मौका देना चाहिए। फिर हमें दिखाते हैं कि वनरेबल गुजिंग अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हैं और एमसी और उसकी 8 एम्ब्रेस को अपने टाइम के वर्ल्ड पूल के अंदर खींच ले जाते हैं और वे एक मुस्कुराहट देते हुए कहते हैं, चलो अब अगले राउंड के लिए इन्हें भी तुम्हारे साथ ही आने दो, इस बार मुझे डिसअपॉइंट मत करना। फिर हमें बताया जाता है कि हेवनली वनरेबल गुजिंग टाइम एंड स्पेस रिवर्सल टेक्निक को अनलीश करते हैं और हमारे एमसी लुई और उसकी 8 फीमेल एम्ब्रेसेस की आत्माओं को 50 साल पास्ट में पहुंचा देते हैं। तो अब हमें पास्ट का सीन दिखाते हैं जहां अपना एमसी पहुंच के काफ़ी ज़्यादा हैरान था और उसी के सामने थी उसकी पहली एम्ब्रेस चूलिंग फ्यूचर की 9 हेवन सोडोमेडन, जो अभी के टाइम पे बस एक सर्वेंट है। वेल, बुरी तो नहीं है। पास्ट में आने की वजह से चूलिंग का सर चकरा रहा है और वह जैसे ही सामने अपने एमसी को देखती है उसे एक जोर का सदमा लगता है और वो चिल्लाती है। इधर डेड डेविल मास्टर वो मनी मन चिल्लाती है, ये कैसे हो सकता है? क्या मैं पास्ट में आ गई? क्या वो सब कुछ सपना था? और सामने इसकी ऐसी भाषा सुनकर अपने IM से मुस्कुराता है और मनी मन सोचता है कि इसके इस रिएक्शन के हिसाब से ज़रूर यह भी पास्ट में आ गई है। परफेक्ट हेवनली वनरेबल गुजिंग, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे एक और मौका देने के लिए फिर लुई अपने दोनों पैरों के मोजे उतारने लगता है। ये देख के स्वॉर्ड मेडन थोड़ी कंफ्यूज हो जाती है। फिर लुई हंसते हुए अपने पैरों को आगे करते हुए कहता है कि चल अब मेरे पैर दो। यह सुनकर स्वॉर्ड मेडन को एक झटका लगता है, पर वह रिफ्यूज़ नहीं करती और सीधा एमसी के पैर धोने लगती है। और अपना एमसी यहाँ सोच रहा था, मैं इसकी पिछली हरकत का बदला लेने के लिए अभी इसे मार सकता हूँ। पर कभी कभी डेथ सबसे क्रूल पनिशमेंट नहीं होती। अभी के टाइम पर यह मेरे प्रति गुस्से और नफरत से भरी हुई है। अगर मैं अभी इसे मार दूँ तो इसे असली दर्द की गहराई का अंदाज़ा भी नहीं होगा। मैं इसे जीने दूंगा। मैं ये सुनिश्चित करूँगा कि ये सर्वाइव करे, बस इसीलिए ताकि यह खुद पर्सनली एब्सोल्यूट मिस्ट्री ऑफ लाइफ को एक्सपीरियंस करे मेरे बिना। फिर वह एक ईवल स्मेल देते हुए कहता है, इसमें से कुछ भी सपना नहीं था, हम सब वापस समय में आ चुके हैं। ये सुन करके शॉर्टमैन काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है। एकदम शौक से चिल्लाते हैं, वाट, हम सब? अब मुझसे ये मत कहना कि एकदम सही। लुईस की बात को काटते हुए कहता है कि हेवनली वनरेबल गुजिंग की स्पेस टाइम टेक्निक हमें वापस समय में ले आई है। उस दिन जो शब्द तूने मुझसे कहे थे वो सब मुझे एकदम क्रिस्टल क्लियर याद हैं। ये सुनने के बाद भी स्वॉर्ड मेडन का घमंड नहीं कम होता और वह कहती है, तो अब फिर लुई एकदम ईविल स्मेल देते हुए कहता है, इनफ तुम्हें फ्रीडम चाहिए, ना तो आज से और अभी से तुम आज़ाद हो। चैप्टर नंबर 2 लुइया खड़ा होता है और एक ड्रर के अंदर से एक टोकन को बाहर निकालता है और पूछता है कि इसे ध्यान से देखो, ये क्या है? तो स्वॉर्ड मेडन हिचकिचाते हुए बताती है कि यह मेरा लाइफ टैबलेट है। तभी लुइया इसके लाइफ टैबलेट को वहीं का वहीं जला देता है और कहता है, ये लो, मैंने कॉन्ट्रैक्ट टैबलेट को जला दिया है, अब से तुम आज़ाद हो। अब जब चाहो तब तुम अपने चूज सोडमैन में वापस जा सकते। यह सुनकर सोडा मेडन हैरान तो थी, पर उसके बाद भी वो एकदम स्ट्रेट टोन में एमसी से कहती है, लुई, तुम्हारे पास 9 जिंदगियां थीं, फिर भी तुमने अपनी पहली जिंदगी में खुद को सेल्फ डिस्ट्रक्ट करने का क्यों सोचा? पर लुई अब इससे कोई रिलेशन नहीं रखना चाहता था। वो गुस्से में इसकी तरफ मुड़ता है और कहता है, अपने काम से काम रख
और दफ़ा हो जाए यहाँ से। ये सुनकर स्वॉर्ड मेडन भी यहाँ से जाने लगती है और कहती है, ठीक है, क्योंकि हम सब अब रिबर्न हो चुके हैं तो मैं भी कसम खाती हूँ कि तुझे बहुत ही घिनौना अंत दूंगी। वो यहाँ से जाते हुए मन ही मन सोच रही थी, लुई मेरे पास इनेट स्वॉर्ड बॉडी है, अगर ये तेरी वजह से ना होता तो मेरी ज़िंदगी काफ़ी ज़्यादा ग्लोरियस होती। फिर वो यहाँ से बाहर निकलते हुए एकदम इमोशनल टोन में कहती है, फादर मदर ब्रदर आपकी अब वापस आ रही है। और पीछे से लुई इसको इतने इमोशनल तरीके से चूस मैनर की तरफ जाते हुए देख के एकदम इविल स्मेल देता है और कहता है, एक बस्टर्ड फादर, एक सेमलेस मदर, एक ट्रेस ब्रदर, ये बेचारी लड़की एक बार जब तुम वापस जाओगी तब तुम्हें समझ में आएगा कि असली शैतान की गुफा किसे कहते हैं। इस ज़िंदगी में मैं एब्सोल्युटली इन्हें कोई दया नहीं दिखाऊंगा। इस ज़िंदगी में ये 8 औरतों की जंजीरें मुझे नहीं रोक पाएंगी और मैं डेफिनेटली इससे हायर इलम के अंदर असेंड ज़रूर करूंगा। एमसी ने भी दरवाज़ा लगा ही था, पर तभी एक लंबी टांग वन शॉट करते हुए दरवाज़ा तोड़ के लुई पे अटैक करने लगती है। इसे देख के लुई के दिमाग में सिर्फ एक ही नाम आता है, फेरी रेड सिल्क। नहीं, इस ज़िंदगी में तो इसका नाम अभी सिर्फ यू हंगलिंग है। और हमें सामने दिखाते हैं, दरवाज़ा तोड़ के वही लड़की लुई के पास आती है और गुस्से में उसका नाम चिल्लाती है। यू हंगलिंग तुरंत ही एमसी के ऊपर हमला कर देती है और चिल्लाती है कि आज मैं तुझे डेफिनेटली मार दूंगी। पर लुई भी इतना ताकतवर है जो बिना किसी टेक्निक का इस्तेमाल किए सीधा एक हाथ से उसकी गर्दन पकड़ता है और बीच हवा में ही उसकी टांग से उल्टे लटका लेता है। फिर एकदम से उसके करीब आते हुए एकदम डेडली टोन में कहता है कि तू अब भी मेरे ऊपर स्ट्राइक करने की हिम्मत करती है। और लुई ने इसे इस तरीके से लॉक कर रखा था जिससे यह लड़की बिल्कुल हाथ भी नहीं हिला पा रही थी। और वो कहती है, तू तू क्या क्या कर रहा है। पर लुई इसके साथ ज़्यादा कुछ नहीं करना चाहता था क्योंकि उसे पता था कि इसका भी भाग्य ज़्यादा अच्छा नहीं होने वाला है। और वह कहता है कि आज तू खुद अपने हाथों से पहले मेरा दरवाज़ा फिक्स करेगी और अगर तू ये नहीं कर पाई तो मैं सीधा तेरी गर्दन मरोड़ के तेरी ज़िंदगी बाहर निकाल दूंगा। पर भले ही यहाँ हंगलिंग लॉक हो रखी है, उसके बावजूद अपने कांपते आवाज़ में कहती है, मैं रिफ्यूज़ करती हूँ। अगर ये तेरी वजह से ना होता तो अभी के टाइम पे मैं फेंक वक्सी के साथ होती। ये सुनकर लुई हंसते हुए कहता है, तो इस ज़िंदगी में भी अगर तुम उसे ढूंढने के लिए उम्मीद लगा के रखी हो तो तुम्हें अपना बेस्ट टेस्ट देना होगा, है ना। ये सुन के इसकी टाइट फेस हो जाती है और वो एकदम कांपती हुई आवाज़ में कहती है, मैं फिक्स करती हूँ, मैं फिक्स करूँगी, प्लीज़ छोड़ो। फिर लुई तो इसकी गर्दन को और ज़ोर से दबाता ही जा रहा था। वो मन ही मन सोचती है, डैम इट, इवन पास्ट लाइफ में आने के बावजूद मैं इसका कोई मैच नहीं हूँ। इसके यहाँ करते ही लुई एकदम कीड़ मकोड़ों की तरह इसे पकड़ के सीधा नीचे फेंक देता है और कहता है, तो काम पे लग जा और मेरे वापस आने तक अगर मुझे ये दरवाज़ा फिक्स नहीं मिला तो तू ख़त्म है। हंगलिंग जैसे तैसे करके खड़ी होती है और एमसी के ऊपर चिल्लाते हुए कहती है कि लुई, कम से कम हमारी पास्ट लाइफ में हम दोनों डाउ कंपेनियंस थे, तो मुझे ऐसे कैसे ट्रीट कर सकते हो। ये सुन के लुई बिना किसी इमोशन के एकदम डेडली टोन में कहता है, वो तो पास्ट में था ना, कि अब इस ज़िंदगी में हम दोनों एक दूसरे के लिए कुछ भी नहीं है। ये सुन के धोंगलिंग को भी एक ज़ोर का झटका लगता है। फिर हमारा सीन चेंज होता है और हमें काफ़ी ज़्यादा सुंदर से गार्डन वाले एरिया को दिखाते हैं जहाँ लुई भी चलता हुआ आ गया है। यहाँ भी एक काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत एंजेलिक ब्यूटी बाई कोलांग गार्डन का ध्यान रख रही है। ये लुई को यहाँ सेंस कर लेती है और सामने जब लुई की तरफ देखती है तो वहीं लुई बाई कोलांग को अपना मास्टर बुलाते हुए उन्हें ग्रीट करता है। पर लुई को देख के बाई कोलांग काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है और वो एकदम से पूछती है कि तुम्हारे पास अब सिर्फ एक ही ज़िंदगी क्यों बची है। अपने मास्टर को सवालात करता देख के लुई हिचकिचाने लग जाता है और वह अपना सर खुजाते हुए कहता है, आपके इस डिसाइपल के पास स्किल की थोड़ी कमी है। एक कल्टीवेशन सेशन के दौरान अपने ब्रेक थ्रू को फोर्स करने के लिए मैंने अपनी 9 जिंदगियों को एक ही के अंदर मिला दिया, इसीलिए अब मेरे पास सिर्फ एक ही लाइफ है। ये सुन के बाइकला एकदम गुस्से में इसकी तरफ देखते हुए कहती है कि मैंने केओसिन की पावर को सप्रेस करने का एक तरीका ढूंढ लिया है, तो हमारी पास्ट लाइफ में जितने भी इवेंट्स हुए हैं उन्हें एक सपना समझकर भूल जाओ। हम एब्सोल्युटली ऐसी चीज़ों को दोबारा नहीं होने दे सकते। अगर ऐसे घटिया और ट्रेटर्स थॉट्स तुम्हारे दिमाग में दोबारा आए तो मैं इस सेक्ट से तुम्हारा नामो निशान मिटाने के लिए एक पल को भी नहीं हिचकिचाऊंगी। तो लुई भी एकदम स्ट्रेट लुक के साथ कहता है कि यह डिसाइपल आपके सपनों को अपने दिल में कार्व करके रखेगा। और वो मन ही मन हंसते हुए सोच रहा था, हंसी, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुमने कोई पी असेंड भी कर सकती थी। ओ, तो ये बाइको जी भी एमसी की एक एम्ब्रेस है जो पास्ट में यहाँ एमसी की मास्टर है। फिर अपना सीन चेंज होता है। एमसी एक पहाड़ी पे आगे बैठता है और कहता है, नहीं, मेरा कल्टीवेशन बेस भी वापस से पीछे आके क्यूआई कंडेंसेशन रिलम के 5th स्टेज पे आ चुका है। लगता है कि मुझे दोबारा से सब कुछ ग्राइंड करना पड़ेगा। पुराने दोस्त, क्या तुम अब भी मेरे साथ हो। तभी एमसी के सामने एक सिस्टम की नोटिफिकेशन खुल जाती है जहां पर 3 ऑप्शन आ जाते हैं, कल्टीवेशन, रिडक्शन, इनलाइटमेंट। फिर एक रोबोटिक आवाज़ आती है, मैं यही हूँ, होस्ट आपको क्या चाहिए। यह आवाज़ सुन के एमसी रिलैक्स फील करता है और कहता है, थैंक गुडनेस, तुम भी मेरे साथ ही चिपक के आ गए। पर वेट, क्या अब तुम्हें चलने के लिए एनर्जी नहीं चाहिए।
तो एक और डिंग करके आवाज़ आती है कि अब मैं खुद हेवनली डाओ बन चुका हूँ, तो मुझे एनर्जी की क्या ही ज़रूरत। जो सुन के लुई कहता है, हाँ बात तो सही है, पर हेवनली डाओ के तौर पर तुम कुछ ज़्यादा ही रूथलेस नहीं हो। पूरे सदियों की सबसे खतरनाक टॉप टियर ट्रिबुलेशन को मेरे सर पे ही गिराना ज़रूरी था क्या? तो सामने से आवाज़ आती है, बिल्कुल ज़रूरी था। आफ्टर ऑल तुम मेरे होस्ट हो, तो मुझे तो तुम्हारे लिए अल्टीमेट चैलेंज तैयार करना ज़रूरी था। ये सुन के एमसी का सारा मुंह उतर जाता है और कहता है, हे थैंक्स अ लॉट, चलो अब अपना कल्टीवेशन शुरू करते हैं। तो सिस्टम भी एमसी को इग्नोर करते हुए कहता है, यू आर वेलकम। 9 लाइफ एंड डाइंग हेवनली स्क्रिप्चर की कल्टीवेशन शुरू की जा रही है। फिर अपना सीन चेंज होता है और अब हमें स्वॉर्डमैन की तरफ का सीन दिखाया जाता है। हमें चू स्वॉर्ड मैनर के बाहर का सीन दिखाते हैं। यहाँ स्वॉर्डमैन थकी हारी काफ़ी सारी सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते काफ़ी ज़्यादा सुंदर तरीके से ऊपर चढ़ आई है। हफ्ते हफ्ते ऊपर चढ़ के कहती है, फादर मदर मैं वापस आ गई। वो अपने घर के दरवाजे पे आके काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो गई थी। पर इस मैनर का गार्ड जब इस लड़की को देखता है तो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और मन ही मन सोचता है, क्या ये सच में एल्डेस्ट मिस है? ये वापस से यहाँ क्यों आ गई हैं? वो तुरंत इसको यहीं रोकता है और कहता है, ये भिखारी कहाँ से रेंगता हुआ ऊपर आ गया है? इस चूस सोड मैनर में तेरे जैसे कचरे के लिए कोई जगह नहीं है, दफ़ा हो जाए यहाँ से। को देख के ऐसा लग रहा था कि जैसे वह इस लड़की को बचाने के लिए यहाँ से दूर ले जाने की कोशिश कर रहा है। पर यह रिएक्शन देख के स्वॉर्डमैन काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाती है और वह कहती है कि मैं कोई भिखारी नहीं हूँ, मैं इस घर की एल्डेस्ट मिस हूँ, मेरा नाम चूलिंग है। पर वो गार्ड जब देखता है कि यह हाथ से रोकने पर नहीं रुक रही है तो वह तुरंत ही अपनी तलवार निकाल लेता है और चिल्लाता है, बेशर्म, ये जंगली चूहा कहाँ से आया? इसकी हिम्मत कैसे हुई जो यह एल्डेस्ट मिस का भेस बना के आया है? इसी पल दफ़ा हो जाए यहाँ से, वरना मेरी ब्लेड को दया न दिखाने के लिए ब्लेम मत करना। ये सुनकर स्वॉर्डमैन तुरंत ही आगे बढ़ के इसकी तलवारी ही पकड़ लेती है और एकदम इमोशनल टोन में कहती है, चूसी, ज़रा मुझे ध्यान से देखो, मेरा चेहरा देखो, मैं चोलिंग हूँ। जब मैं छोटी थी तब तो तुम मुझे अपनी गोद में बिठा के भी खिलाते थे। तुमने मुझे कितनी बार कैंडीज भी दिलाई थी, याद है? ये सुनकर वो गार्ड एकदम से इसका हाथ झटकारता है और चिल्लाता है, तेरे अंदर तो चू फैमिली की कोई ब्लड लाइन भी नहीं है, तू वापस क्यों आई है? और वो मन ही मन घबराते हुए सोच रहा था, क्या इसका दिमाग घास चढ़ने गया है? फाइनली जैसे तैसे करके ये लड़की इस डेविल के डेंस से एस्केप कर पाई थी। फिर भी यहाँ वापस आके क्या खुद को खुद की कब्र में फेंकने आई है? सामने से वो स्वॉर्डमैन अभी भी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाती जा रही थी, भले ही मैं यहाँ छू फैमिली की कोई बायोलॉजिकल डॉटर नहीं हूँ, पर फादर और मदर ने मुझे खुद के ही फ्लैश एंड ब्लड की तरह ट्रीट किया है, नहीं उससे भी ज़्यादा बेहतर तरीके से। तो ये पीछे वाला एक गार्ड समझ जाता है और वो चिल्लाता है, ये तो सच में एल्डेस्ट में से है, चूलिंग वापस आ गई है। सामने वाला गार्ड सोचता है, ख़त्म हो गया, अब ये सब कुछ ख़त्म हो गया। गार्ड के एक बार चिल्लाते ही इस चूस स्वॉर्ड मैनर के लॉर्ड, जो इस स्वॉर्ड मैनर के फादर भी हैं, वो अपनी बेटी की झूठी फिक्र दिखाते हुए आ जाता है। पीछे से उसकी वाइफ भी आ रही थी। इनके यहाँ आते ही वो लड़की जो तुरंत फादर के गले लग जाती है और चिल्लाती है, फादर अब वापस आ गई है। अपने फादर को गले लगाते ही वो तुरंत रोने लग जाती है। उसकी मदर भी झूठी फिक्र जताते हुए इसके आंसू पोंछती है। वो ये पूछते हैं कि तू इतने समय से थी कहाँ? तो ये बताती है कि मुझे ग्रेट डॉसेक ने हॉस्टल बना लिया था, उन लोगों ने मुझे आपसे कांटेक्ट भी नहीं करने दिया, पर मैं चुपके से वहाँ से भाग गई। अब मैं वादा करती हूँ मैं फादर मदर को कभी छोड़ के नहीं जाऊँगी। तभी पीछे से एक बंदा आता है जो स्वॉर्ड मेडन को देख के वहीं पर ही लड़खड़ाने लगता है। उसका गार्ड उसे संभालता है, पर वो बंदा तो वहीं पर ही रोने लग जाता है और मन ही मन सोचता है, थैंक गुडनेस, मेरी एस्केप गोट वापस आ गई, अब मैं डेफिनेटली बच जाऊंगा। और हमें पता चलता है ये है चूस सेफाई, चूलिंग की एल्डर ब्रदर स्वॉर्ड मेडन का बड़ा भाई। ठीक है, तो इस एपिसोड को इतना ही रहने देते हैं। अब तुम लोग बताओ कि ये सीरीज़ तुम लोगों को कैसी लग रही है और क्या मुझे इसे कंटिन्यू करना चाहिए। पसंद आई हो तो लाइक कर देना और जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा हेल्प करना, क्योंकि ये नई सीरीज़ है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचनी चाहिए। अभी तक तो इस सीरीज़ का हर चैप्टर हर वेडनेसडे को आता जा रहा है। कमेंट में बताओ अगर तुम लोगों को यह सीरीज़ अच्छी लगी तो मैं डेफिनेटली इसको कंटिन्यू करूँगा, नहीं तो और भी सीरीज़ हैं उनको भी देखते हैं। ठीक है, तो अब हम मिलते हैं तुमसे इसके नेक्स्ट एपिसोड में या फिर नई सीरीज़ के नए एपिसोड में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, सौरा।